मॉर्निंग गाइस। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करता है। सो हियर वी हैव आवर चैप्टर 5 जो लास्ट टाइम भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट जावा स्क्रिप्ट। सेम सर्टेन पॉइंट्स हम लोग आज भी कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन। ओके, चैप्टर 5 पे यहाँ पे ही थे ना हम लोग? एनीवन? यही टॉपिक यही चैप्टर डिस्कस कर रहे थे हम लोग। आई डोंट रिमेम्बर। बताओ जल्दी से। ये वाला प्रोग्राम किया था ना आई थिंक हम लोगों ने। यस सर। यस सर। ओके ठीक है। सो कहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था? ये हो गया था फंक्शन बनाना वाला पार्ट। नो सर। ठीक है। सो यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या बोला है? डिफाइन मेथड्स फॉर एन ऑब्जेक्ट। एक जावास्क्रिप्ट का सिंपल सा प्रोग्राम है। प्रोग्राम क्या है वो समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको क्या बता रहा है? सबसे पहले हम लोग के पास स्क्रिप्ट टैग है। सो यहाँ से यहाँ तक हम लोगों का स्क्रिप्ट टैग है। उसके अंदर हम लोगों का जावास्क्रिप्ट का कोड है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, दिस इज़ हाउ वी कैन ऐड कमेंट्स इन आर कोड। कमेंट्स ऐड करने का मतलब है ये जो कोड है, ये जो पार्ट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये सिर्फ आपको समझने के लिए या कोई दूसरा जो आपका कोड अगर पढ़ता है तो उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आपने कहाँ पे क्या लाइन ऑफ कोड क्यों लिखे है, उसके लिए होता है। और कमेंट्स डालने की आदत बहुत बेटर रहती है। तो आज भी अगर आप कोई कोडिंग करते हैं तो एक आदत रखो, एक हैबिट रखो। आप वहाँ पे कोई फंक्शन बनाते हैं तो ऐसे कमेंट्स डाल दो वहाँ पे कि आपका वो फंक्शन बनाने का रीज़न क्या था। आप कोई एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोडिंग कुछ वहाँ पे ऐड कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे ऊपर उसका डिटेलिंग लिख दो कि आपने वो लाइन ऑफ कोड क्या किया है, वो लाइन ऑफ कोड क्या करने वाला है। सो नेक्स्ट टाइम आपको भी वो पता रहेगा और कोई दूसरा अगर आपका कोड रेफर करता है उसको भी पता रहेगा। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है? फंक्शन ऐड प्राइस। फंक्शन स्पेस आएगा, स्पेस नहीं है यहाँ पे। तो फंक्शन ऐड प्राइस है, ये हम लोगों का फंक्शन हम लोगों ने क्रिएट किया है। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन क्रिएट करने के लिए आपको फंक्शन कीवर्ड ये यूज़ करना पड़ता है, स्पेस फंक्शन का नाम। तो यहाँ पे मैं फंक्शन स्पेस ऐड प्राइस ऐसा लिखूंगा, ब्रैकेट में अमाउंट। तो ये जो अमाउंट जो है ये आपका पैरामीटर है ये फंक्शन का। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अमाउंट में जो भी अमाउंट आएगा उसको मैंने यही जो मेरा फंक्शन है उसके प्राइस नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन बनाया जिसका नाम है बुक। देखो यहाँ पे फंक्शन स्पेस बुक लिखा हुआ है ना। देन उसके आगे हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, दो पैरामीटर पास किए, टाइटल एंड ऑथर। तो टाइटल एंड ऑथर जो भी हम लोग देंगे वो दिस डॉट टाइटल मतलब यही फंक्शन के वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएंगे, दिस डॉट ऑथर एंड दिस डॉट एड प्राइस। तो अभी यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया है, वो सेम असाइन द मेथड एज अ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे ऊपर जो मेथड है या फंक्शन है उसको एज अ प्रॉपर्टी हम लोगों ने कुछ तो वैल्यू यहाँ पे असाइन कर दिया। उसके बाद में हम लोग आते हैं बॉडी पार्ट में। अगेन एक स्क्रिप्ट टैग हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। और उसके बाद में सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हम लोगों का बुक है उसका हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो वेरिएबल VAR वेरिएबल स्पेस माई बुक ऐसा आएगा। एक वेरिएबल हम लोगों ने बनाया जिसका नाम है माई बुक। सो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हम लोग VAR ये कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पे VAR स्पेस माई बुक, तो बहुत सारे जगह पे वो स्पेस मिसिंग है। एंड इक्वल टू न्यू बुक। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लोगों के पास जो एक क्लास है दैट वो क्लास का नाम है न्यू बुक, दैट्स द नेम ऑफ आवर क्लास, बराबर है। और उसके अंदर हम लोगों ने दो वैल्यूज पास किए, पर्ल एंड एक उसका जो ऑथर है उसका नाम है। और ये सब हम लोग किस में कैच कर रहे हैं, माई बुक नाम के वेरिएबल में। देन माई बुक डॉट एड प्राइस, मैंने वो बुक का प्राइस ऐड किया दैट इज 100। डॉक्यूमेंट डॉट राइट एज इट इज स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएंगे, बुक टाइटल, बुक ऑथर एंड बुक प्राइस। तो सिंपल सा प्रोग्राम है। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने सिमिलर टाइप के प्रोग्राम्स डिस्कस किए थे। नाउ नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या बोला है, विथ कीवर्ड। नाउ विथ कीवर्ड इज यूज्ड एज अ काइंड ऑफ शॉर्ट हैंड फॉर रेफरेंसिंग एन ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टी और मेथड्स। सो जब कभी आप विथ कीवर्ड यूज करते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ शॉर्ट हैंड फॉर रेफरेंसिंग ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टी और मेथड्स। कोई एक फंक्शन आपको अगर फंक्शन या ऑब्जेक्ट अगर आपको रेफर करना है तो वो टाइम पे हम लोग विथ कीवर्ड यूज करते हैं। सो क्या बोला है, ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइज एन आर्ग्यूमेंट
to with becomes the default objects for a duration of the block that follow. So यहाँ पे अगर हम लोग समझते हैं with object properties used without object name and dot. So यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग जैसे नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है, जब कभी आपको कोई एक फंक्शन या कुछ कॉल करना होता है तो आप वो एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं. जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या बना है, माई बुक नाम का एक ऑब्जेक्ट बना है, देखो बराबर है. एंड उसके बाद में जो भी उसके फंक्शन कॉल करना है ना, तो मैं क्या लिखता हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन नेम लिखता हूँ. जैसे ऐड प्राइस ये फंक्शन था तो मैंने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, माई बुक डॉट ऐड प्राइस. ये वे में आप फंक्शन या मेथड्स कॉल करते हैं. फंक्शन एंड मेथड दोनों का मतलब सेम होता है. सो अगर मैं कहीं पे फंक्शन या मेथड बोलता हूँ तो वो याद रखो. देन सेम वे आपको अगर वो सेम जो ऊपर आपने कोड लिखा है उसके कोई वेरिएबल्स अगर आपको कॉल करने हैं तो वहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट दैट वेरिएबल नेम. सो यहाँ पे माई बुक डॉट टाइटल, माई बुक डॉट ऑथर, माई बुक डॉट प्राइस. तो आप यहाँ पे डॉट ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं. ऑब्जेक्ट के साथ में डॉट ऑपरेटर यूज़ करके आप उसके मेथड्स एंड उसके बाकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसको एक्सेस कर सकते हो. लेकिन यहाँ पे विद कीवर्ड क्या बोल रहा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रॉपर्टीज यूज्ड विदाउट ऑब्जेक्ट नेम एंड डॉट, मतलब आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे ऊपर वाले प्रोजेक्ट में हम लोगों ने ऊपर वाले प्रोग्राम में हम लोगों ने किया था माई बुक नाम का, उसके साथ में वो डॉट ऑपरेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे समझते हैं. ऊपर वाला सेम फंक्शन है, ऐड प्राइस नाम का हम लोगों ने फंक्शन क्रिएट किया है, फंक्शन स्पेस ऐड प्राइस अमाउंट. एंड उसके बाद हम लोगों ने देखो यहाँ पे क्या लिखा है, विद दिस, मतलब विद मैंने यूज़ किया है दिस फंक्शन या दिस मेथड के साथ में, बराबर है. सो डिफाइन अ फंक्शन विच विल वर्क एज अ मेथड. देन प्राइस, जो भी आप अमाउंट ऐड करेंगे वो हम लोग प्राइस नाम के वेरिएबल में कैच कर रहे हैं, बराबर है. तो जो भी अमाउंट आएगा वो एज अ पैरामीटर ये फंक्शन में पास होगा और वहाँ से हम लोग कैच करके किस में डालेंगे, प्राइस नाम के वेरिएबल के अंदर. उसके बाद हम लोगों ने दूसरा फंक्शन बनाया बुक नाम का, और बुक के अंदर हम लोगों ने क्या लिखा है, दिस डॉट टाइटल, दिस डॉट ऑथर एंड प्राइस. फिलहाल हम लोगों ने क्या रखा है, 0 रखा है. और दिस डॉट ऐड प्राइस, ऊपर ऐड प्राइस का जो भी रिजल्ट आएगा वो डायरेक्टली हम लोग किस में कैच कर रहे हैं, ऐड प्राइस के अंदर, बराबर है. उसके बाद में देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, वेरिएबल बनाया माई बुक वाला इक्वल टू न्यू बुक, बुक एंड ऑथर का नाम यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा पैरामीटर पास किया. उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, ऐड प्राइस 100, ये तो सेम प्रीवियस कोड है. डॉक्यूमेंट डॉट राइट बुक टाइटल ऑथर प्राइस, वो सब प्रिंट कर रहे हैं हम लोग. सो यहाँ पे अभी डिफरेंस क्या हुआ ये समझ लो इतना. सो जब मैंने यहाँ पे विद कीवर्ड यूज़ किया, सो देखो यहाँ पे ये आपका विद कीवर्ड वाला फंक्शन है इतना सा, ठीक है, ये आपका विद कीवर्ड वाला फंक्शन है. और ऊपर यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन था ये वाला, ये विदाउट कीवर्ड वाला था. तो विदाउट कीवर्ड में आपको क्या करना पड़ा, वहाँ पे विदाउट विद कीवर्ड में विद के साथ अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपको दिस डॉट प्राइस ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने विद कीवर्ड के थ्रू क्या लिखा, विद दिस. तो वो कंटिन्यूसली ये फंक्शन जब तक रहेगा तब तक ये आपका डायरेक्टली ये जो वेरिएबल मेथड है ये हाईलाइटेड रहेगा. बस इतना ही है. ओके, यहाँ से अभी हम लोगों के कुछ थोड़ा एडवांस टॉपिक चालू होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर. जावास्क्रिप्ट नेटिव ऑब्जेक्ट्स, दिस इज आवर टॉपिक नाउ. सो नंबर ऑब्जेक्ट, बुलियन, स्ट्रिंग, एरे, डेट, मैथ, रेगुलर ऑपरेशंस, मतलब बहुत सारे रेडी फंक्शंस फीचर्स जावास्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड करता है. सो वो रेडी चीज़ें आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. तो क्या होगा कि रेडीली, जैसे मैथ ऑब्जेक्ट है, डेट ऑब्जेक्ट है, देन नंबर ऑब्जेक्ट्स है. सो ये रेडी फंक्शनलिटी उसने दिया हुआ है, इसके लिए आपको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं. आप सिर्फ वो जो रेडी फीचर्स या फंक्शंस है उसको कॉल कर देंगे तो आपके प्रोग्राम में वो सेम काम हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे आपको क्या लिखा है, नंबर नाम का क्लास ऑलरेडी दिया हुआ है. तो आपको क्या करना है, वो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है. तो यहाँ पे देखो वेरिएबल VAR स्पेस वेल, दैट इज वैल्यू, बराबर है. यहाँ पे बहुत सारी जगह पे प्रिंटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, स्पेस मिसिंग है. तो जहाँ जहाँ पे स्पेस मिसिंग है मैं बता रहा हूँ, आपको भी वो वे में याद रखना है. तो यहाँ पे क्या बोला है, इन दिस प्लेस ऑफ नंबर इफ़ यू प्रोवाइड अ नॉन नंबर आर्ग्यूमेंट देन द आर्ग्यूमेंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू नंबर एंड इट रिटर्न्स नॉट अ नंबर. मतलब बहुत बार समझो कि अगर मुझे यूज़र के पास से मोबाइल नंबर, रोल नंबर,
या फिर पिन कोड, ऐसा कुछ लेना है जो प्रॉपर नंबर्स ही होने चाहिए, या सपोज मुझे उसके पास से प्राइस लेना है, दैट इज अमाउंट मनी। सो वो टाइम पे भी आपको नंबर्स ही रिक्वायर्ड है, वहाँ पे कहीं पे अल्फ़ाबेट्स नहीं आएंगे। सो बाई चांस अगर कोई एक यूज़र वहाँ पे नंबर्स की जगह पे अगर अल्फ़ाबेट्स ऐड करता है तो आपका सिस्टम को उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अब नॉर्मली क्या होगा कि अभी आपको सिर्फ यूज़र के पास से नंबर्स ही एक्सेप्ट करना है, तो उसके लिए आपको एक बड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा अलग से, जो सिर्फ नंबर्स है कि नहीं ये वेरीफाई करेगा, और अगर नंबर्स नहीं है तो वो यूज़र को एरर जनरेट करके देगा। अब वो जो भी आपका 15-20 लाइन का कोड आपको लिखना पड़ता था सिर्फ नंबर्स ही है कि नहीं वो वेरीफाई करने के लिए, तो वहाँ पे वो कोडिंग जो है वो आपका यहाँ पे बच गया, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ने आपको नंबर नाम का एक रेडीमेड क्लास ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। तो हम लोग वो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके सारे फंक्शनलिटीज़ इजीली हम लोग यूज़ कर सकते हैं विदाउट री राइटिंग द सेम कोड। सो दैट इज़ आर बेनिफिट हियर। जस्ट सो एज आई सेड कि नंबर्स के जो भी प्रॉपर्टीज़ है, जो भी फंक्शनलिटीज़ है वो आपको कोड करने की ज़रूरत नहीं है, वो नंबर नाम की क्लास में ऑलरेडी डिफाइंड है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे न्यू इज़ अ कीवर्ड जिससे आप ये क्लास के सारे फंक्शनलिटीज़ को आप इनिशियलाइज कर सकते हैं अंडर VAL नाम के वेरिएबल के अंदर। तो इससे क्या होगा, जावास्क्रिप्ट में एक इनबिल्ट नंबर नाम का जो क्लास है और उसके जो भी फंक्शनलिटीज़ है वो सारे आपके प्रोग्राम में इनहेरिट हो गए, आपके प्रोग्राम में आ गए, ये उसका बेनिफिट है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जब कभी आप कोई आर्ग्यूमेंट एक यूज़र के पास से ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वो आर्ग्यूमेंट आपको नंबर में ही चाहिए, वो डेटा आपको एज ए नंबर फॉर्मेट में ही चाहिए, एंड अगर वो नंबर फॉर्मेट में नहीं आ रहा है तो आपका जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली उसको एरर जनरेट करके देगा, नॉट अ नंबर। आपको ये सारी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सेम वे बुलियन ऑब्जेक्ट के लिए भी हम लोग के पास है। सो बुलियन क्या होगा, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल और फीमेल, तो वहाँ पे आप क्या स्टार्टिंग में आप जब एडमिशन फॉर्म या कोई एक साइट पे साइन अप कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में मेल या फीमेल कुछ भी सिलेक्टेड नहीं रहेगा, मतलब उसका वैल्यू जो है वो नल रहेगा। नल मतलब कुछ भी वैल्यू नहीं है। उसके बाद में अगर आप मेल सिलेक्ट करेंगे तो फीमेल जो है वो अगर सिलेक्टेड रहेगा तो डिससिलेक्ट हो जाएगा, फीमेल सिलेक्ट करेंगे तो मेल डिससिलेक्ट हो जाएगा। सो दैट इज़ अ बुलियन चॉइस। आइदर कोई एक ट्रू रहेगा तो दूसरा फॉल्स हो जाएगा, दूसरा ट्रू होगा तो फर्स्ट फॉल्स हो जाएगा। सो बुलियन में यही चीज़ें रहता है, सिर्फ टू वैल्यूज़ भी है, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो उसको भी हम लोग अपने कोड में इनहेरिट कर सकते हैं बहुत सारे चॉइसेस के लिए। सो यहाँ पे उसके लिए भी क्या लिखेंगे, न्यू कीवर्ड, नेम ऑफ दैट क्लास, एंड ब्रैकेट में क्या जाएगा, वैल्यू जाएगा। वैल्यू क्या रहेगा, ट्रू और फॉल्स, बराबर है। सो यहाँ पे मेरे पास VAL वेरिएबल है और उसके अंदर हम लोगों का जो भी क्लास के फंक्शनलिटीज़ है वो यहाँ पे हो गया। देन नेक्स्ट इज स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स है। तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स क्या बोल रहे हैं, लेट्स यू वर्क विद द सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स, it wraps JavaScript string primitives data type with number of helper methods. A JavaScript automatically converts between string primitives and string object. You can call any of the helper method of the string object on a string primitives. So कोई एक string आपको कैच करना है, एक्सेप्ट करना है, प्रोसेस करना है, तो वो टाइम पे उसके भी इनबिल्ट फंक्शनलिटीज़ यहाँ पे प्रेजेंट है। तो उसके लिए भी आप डायरेक्टली रेडीमेड जावा का स्ट्रिंग नाम का जो क्लास है वो आप यूज़ करेंगे, वो यहाँ पे दिया। नेक्स्ट हम लोगों को क्या बोल रहे हैं, एरे ऑब्जेक्ट्स। अब एरे का मतलब क्या रहता है, आपको सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स को जब एक साथ कैच करना है तो वो टाइम पे एरे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो हम लोगों ने एक एरे बनाया है, बराबर है। एरे को यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एरे बनाने के लिए अभी आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपली क्या करूँगा, एरे क्लास को कॉल कर सकता हूँ मैं, और उसके अंदर मैं बहुत सारे वैल्यूज़ पास कर दूंगा मल्टीपल, और उसको फिर मैं कोई एक वेरिएबल में कैच करूंगा। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया फ्रूट्स, और उसके अंदर हम लोगों ने एरे क्रिएट करके उसको हम लोगों ने वो एरे क्लास को इनहेरिट कर दिया हम लोगों ने फ्रूट्स के अंदर, बराबर है। या फिर यू कैन सिंपली से कि एरे क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बना दिया फ्रूट्स में। सो इससे क्या होगा, एरे के जो भी फंक्शनलिटीज़ है ना वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अब एरे होता क्या है, सिमिलर टाइप के मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने के लिए हम लोग एरे क्रिएट करते हैं।
अब यहाँ पे फ्रूट्स वाला एग्जाम्पल देख लो। अगर मैं फ्रूट्स के लिए अगर एरे नहीं बनाता था तो प्रॉब्लम क्या होता था, मुझे कम से कम 3 वेरिएबल्स अलग अलग बनाने पड़ते थे। एक वेरिएबल एप्पल स्टोर करने के लिए, दूसरा वेरिएबल ऑरेंज, तीसरा वेरिएबल मैंगो स्टोर करने के लिए। अब ये तीनों जो वैल्यूज़ है एप्पल, ऑरेंज एंड मैंगो, तीनों एक सिंगल वर्ड्स ही है, फ्रूट के नाम ही है। तो मैं इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग देम इन 3 डिफरेंट वेरिएबल्स आई कैन क्रिएट वन एरे जहाँ पे मैं ये तीनों को साथ में स्टोर कर सकता हूँ। वी कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल। इमेजिन कि हम लोगों को स्टूडेंट्स के रोल नंबर सेव करने हैं। अब स्टूडेंट्स के रोल नंबर सेव करने में क्या होगा कि सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग के पास स्टूडेंट 1 है, उसका सैप नंबर, सपोज चलो सैप आईडी या सैप नंबर बोलते हैं हम लोग। तो आपका सैप नंबर अगर स्टोर करना है, सो वो टाइम पे क्या होगा, मेरे पास अगर 100 स्टूडेंट्स है तो मुझे 100 अलग अलग वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, बराबर है। स्टूडेंट 1 का एक वेरिएबल रहेगा जिसमें उसका सैप नंबर स्टोर होगा, देन स्टूडेंट 2 उसका सैप नंबर, स्टूडेंट 3 उसका सैप नंबर, स्टूडेंट 4 उसका सैप नंबर। सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि ये टास्क कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर मेरे पास 100, 200, 300 स्टूडेंट्स रहेंगे तो मैं 300 वेरिएबल बनाऊंगा, ये तो लॉजिकल नहीं है। और नेक्स्ट टाइम अगर और 100, 200, 300 और आएंगे तो और उतने वेरिएबल मुझे बनाने पड़ेंगे। So instead of creating those multiple variables which going to store similar type of values, हम लोग क्या करेंगे, instead of creating multiple variables to storing similar type of value, create an array which is a collection of similar type of values. So अगर 100 स्टूडेंट्स के सैप आईडीज अगर स्टोर करना है ना, तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग 100 इंडिविजुअल वेरिएबल्स आई विल क्रिएट वन एरे जिसके अंदर मैं वो 100 सैप आईडी स्टोर कर सकता हूँ। और उसको एक्सेस करने के लिए फिर हम लोग उसका इंडेक्स पोजीशन यूज़ करेंगे। तो आपका एरे नेम एंड उसका इंडेक्स पोजीशन याद रखो। सो कंप्यूटर्स में याद रखो, कंप्यूटर्स में काउंटिंग जो नंबर्स का चालू होता है ना, वो हमेशा 0 से चालू होता है, ठीक है। काउंटिंग हमेशा 0 से चालू होता है। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है, अगर हम लोगों ने 3 सिमिलर टाइप के वैल्यूज़ अगर एक एरे में स्टोर किया है और वो एरे को नाम क्या दे दिया हम लोगों ने यहाँ पे, फ्रूट्स, दैट इज द नेम विच वी हैव गिवन टू दिस एरे, बराबर है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एप्पल, ऑरेंज एंड मैंगो को तीनों को हम लोगों ने फ्रूट्स नाम के एक एरे बना के उसके अंदर स्टोर कर दिया। तो अब इसमें से अगर मुझे एप्पल, ऑरेंज या मैंगो अगर एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उनका इंडेक्स पोजिशन यहाँ पे फॉलो अप करूँगा। तो एप्पल जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है तो इसका इंडेक्स पोजीशन 0 होगा। ऑरेंज सेकेंड पोजीशन पे तो इसका इंडेक्स पोजीशन 1 होगा। मैंगो थर्ड पोजीशन पे तो इसका इंडेक्स पोजीशन 2 रहेगा। सो यहाँ पे देखो ऐसे हम लोग उसको इंडेक्स पोजीशन के थ्रू कॉल कर सकते हैं। फ्रूट 0 दैट इज फॉर, इससे क्या होगा, एप्पल को आप एक्सेस कर सकते हैं। देन फ्रूट्स 1 that is the index position of orange and fruits 2 that is the index position of mango। तो 0 से काउंट चालू करने का, nothing more than that। एंड एरे क्लास कॉल किए बिना अगर आपको एरे बनाना है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम लोग मल्टीपल वैल्यूज डाल दो, आपका एरे बन गया। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ये स्क्वायर ब्रैकेट है, प्रिंटिंग मिस्टेक, वहाँ पे वो प्रॉपरली स्क्वायर ब्रैकेट्स दिख नहीं रहे बट एक्चुअल में ये स्क्वायर ब्रैकेट्स है। सो आई होप यहाँ तक जो भी बोला वो क्लियर है सबको। अब ये डेट वाला जो है ये हम लोग ज़रा 5 मिनट्स के बाद स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज़ ये कर लेते हैं मैथ वाला नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। सो देखो डेट ऑब्जेक्ट क्या बता रहा है, सिंपल है, यूनिवर्सल टाइम हो सकता है एक, या फिर हम लोगों का यहाँ का जो लोकल टाइम जो है वो हो सकता है, बराबर है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे डेट क्लास है आपके पास, सो आप न्यू डेट करके डेट के जो भी फंक्शंस है वो कैच कर सकते हैं। अब ये आपको हेल्प कभी करेंगे, कौन से टाइम पे यूज़र ने लॉगिन किया। आप देखो कि आपका अटेंडेंस हम लोग ऑनलाइन लेते हैं, तो आप कौन से टाइम पे लॉगिन कर रहे हो ना, तो वो डेट एंड टाइम के साथ में रिकॉर्ड में स्टोर होता है। तो वो इनबिल्ट आपके पास फंक्शनलिटी है जिससे आप कौन सा यूज़र कौन से टाइम पे कौन से डेट पे लॉगिन किया, कब उसने लॉग आउट किया, उसका पूरा डिटेल जो है हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो एक सिंपल होगा जिसमें हम लोग सिर्फ यूज़र का डेट स्टोर करते हैं, दूसरा होगा जिसमें हम लोग यूज़र का डेट, टाइम, मिली सेकेंड्स के भी डिटेल्स हर एक सेव करते हैं, तीसरा होगा जिसमें ईयर, डेट, मंथ, आवर्स, मिनट सब कुछ सेव करते हैं। और एक डेट है जिसके अंदर हम लोग जो भी यूज़र का डेट है ना वो हम लोग स्ट्रिंग फॉर्मेट में, स्ट्रिंग फॉर्मेट मतलब मैं बोलूँगा 24
सो 2/4 उसके ऊपर TH लिखा हुआ रहेगा, देन मंथ आएगा दैट इज अक्टूबर 2020, ऐसे स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगा वो, बराबर है। वहाँ पे ऐसा नहीं लिखा रहेगा 24/24/10/2020, सिर्फ नंबर्स नहीं रहेंगे, वहाँ पे स्ट्रिंग्स कैरेक्टर्स भी रहेंगे। तो इसके लिए हम लोग ये 4 वे में डेट्स को यूज़ कर सकते हैं। एक जिसमें सिर्फ डेट कैच होगा, सेकेंड जिसमें डेट मिली सेकेंड्स के साथ में सेव होगा, थर्ड जिसमें डेट जो आएगा हम लोगों का उसमें क्या रहेगा, ईयर मंथ डेट, ये सेम फॉर्मेट होता है, पहले ईयर आता है, मंथ आता है, डेट आता है, ये सेम फॉर्मेट हम लोग फॉलो कर सकते हैं बहुत ईजीली। एंड उसके साथ में स्ट्रिंग फॉर्मेट आएगा। सो दिस इज आर डेट वाला ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट जो है वो है मैथ ऑब्जेक्ट। एज द नेम सजेस्ट, मैथ मतलब मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स। सो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग के पास देखो मैथ डॉट पाई, तो क्या होगा, पाई का जो वैल्यू है वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा पाई वाले वेरिएबल के अंदर। तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे मैथ्स में हम लोग को पता है पाई का वैल्यू 3.14 समथिंग समथिंग बहुत बड़ा नंबर होता है, तो वो आगे का जो भी एग्जैक्ट नंबर है ना वो पूरा वैल्यू जो है वो आपका पाई वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। देन आपको जियोमेट्रिक फंक्शंस अप्लाई करना है, साइन कॉस थीटा, तो वो टाइम पे हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मैथ डॉट साइन 30, तो साइन 30 का एग्जैक्ट वैल्यू क्या रहेगा वो कैलकुलेट करके आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो आपको मीन मैक्स एवरेज देन मोड निकालना है, स्क्वायर रूट, कोई नंबर का पावर फाइंड करना है, ये सारे ऑपरेशंस में हम लोगों को अलग से मेहनत करने की, अलग से कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन सिंपली यूज रेडीमेड मैथ फीचर्स विच आर अवेलेबल हियर। ओके, 7 से अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चालू करते हैं। सो यू कैन जस्ट टेक 2-3 मिनट्स ब्रेक, देन हम लोग वापस कंटिन्यू करते हैं। Okay, so now what we are going to discuss after math operator is regular expressions. तो रेगुलर एक्सप्रेशंस के लिए हम लोग शॉर्ट में उसका जो क्लास को कॉल करते हैं वो कैसे कॉल करते हैं, REG रेगुलर, EXP फॉर एक्सप्रेशन, REG R कैपिटल, EXP पे E कैपिटल। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशंस जैसे पैटर्न, अ स्ट्रिंग दैट स्पेसिफाइज द पैटर्न ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन और अनदर रेगुलर एक्सप्रेशन, एन ऑपरेशनल स्ट्रिंग containing any of GIM attributes that specify some global, case sensitive and multi-line match and respectively। तो रेगुलर एक्सप्रेशंस हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि अगर जैसे नाम है तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट उसका कैपिटल कर दो, देन बाकी के अल्फ़ाबेट स्मॉल रहेंगे, सरनेम अगर है तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा। सो ऐसे कुछ पैटर्न के लिए हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशंस यूज़ कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट सिक्योरिटी, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे वाई डू वी रिक्वायर्ड अ सिक्योरिटी, सो दैट आपका जो वेबसाइट है उसके ऊपर अगर कोई यूज़र्स के डेटा जो आप स्टोर कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो हम लोग वहाँ पे प्रोसेस करके आगे अगर फॉरवर्ड कर रहे हैं तो वो सिक्योर रहना चाहिए। सो दैट इज़ द मेन रीज़न वाई डू वी रिक्वायर्ड अ जावास्क्रिप्ट सिक्योरिटी। So as you can see, there have been several JavaScript issues that have gained widespread attention, जिसमें से एक में क्या बोला है, JavaScript interact with the DOM poses a risk for end users by enabling malicious sectors to deliver scripts over a web and run them on a client computer। बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब अगर हम लोग मल्टीपल लैंग्वेजेस में जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, समझो कि अगर मैं ध्यान से सुनना, अगर मेरा एक वेबसाइट अगर मैं PHP में बना रहा हूँ उसमें भी जावास्क्रिप्ट यूज़ होगा। सेकेंड में अपना वेबसाइट सपोज जावा के अंदर ही बना रहा हूँ, ओके, उसमें भी जावास्क्रिप्ट यूज़ होगा। थर्ड में अपना वेबसाइट या सपोज ASP.NET एक्टिव सर्वर पेजेस उसमें बना रहा हूँ, उसमें भी यूज़ होगा। सो अब जावास्क्रिप्ट जो है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर लो, उसके साथ आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं आपके वेबसाइट को और इंटरैक्टिव बनाने के लिए, उसके ऊपर पॉपअप मैसेजेस सेंड करने के लिए। हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था ये। तो अब जब मैं मेरा आधे सर्टन फंक्शंस सपोज PHP में बने, जैसे फेसबुक देख लो आप, दैट्स एन इंटरैक्टिव, बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंटरैक्टिव वेबसाइट और अ डायनेमिक वेबसाइट। तो वो डायनेमिक वेबसाइट को और इंटरैक्टिव बनाने के लिए और उसको यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं उसके ऊपर। अब आपने क्या किया है, आपका मोस्ट ऑफ वेबसाइट जो है वो अभी किस में बना हुआ है, PHP में बना है।
और वहाँ पे आपने जावास्क्रिप्ट यूज़ किया। उसके साथ में बाकी के सर्टन फंक्शंस या फीचर्स जो है वो आप सपोज ASP.NET में बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो गेमिंग जो साइट्स है ना वो .NET बेस्ड बहुत सारे लैंग्वेजेस में हम लोग गेम्स बना सकते हैं। सो लेट्स सपोज कि फेसबुक का जो गेम है वो आपने .NEट का कोई XYZ लैंग्वेज यूज़ करके उसमें बनाया, अगेन उसमें आपने जावास्क्रिप्ट यूज़ किया। तो अब क्या हो गया, दो अलग अलग लैंग्वेजेस में आपने जावास्क्रिप्ट यूज़ किया है, तो अगर उसका सिक्योरिटी अगर स्टेबल नहीं है ना तो कहीं ना कहीं एक लूप होल आ सकता है, कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम आ सकता है, जिससे जो यूज़र्स जो है उनके जो एक्चुअल जो मशीन्स है उसके ऊपर सम कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बाहर लीक हो सकता है, उनका जो एग्जिस्टिंग ऑन गोइंग कोई प्रोसेस रन हो रहा है वो हैम्पर हो सकता है, सिस्टम हैंग हो सकता है, क्रैश हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। So first is sandboxing or running scripts separately so that they can only access certain resources and perform specific task। पूरा एक्सेस नहीं दे रहे हम लोग, बराबर है। आपके पास दो टाइप के जावास्क्रिप्ट्स रहते हैं, एक क्लाइंट एंड पे रहता है, एक सर्वर एंड पे रहता है। जो क्लाइंट एंड पे है उसको भी लिमिटेड एक्सेस रहता है, सर्टन चीज़ों के लिए ही हम लोग उसको यूज़ करते हैं, सबके लिए नहीं। सर्वर साइड पे रहता है उसको भी लिमिटेड पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो अभी यहाँ पे आपको बताना है कि वो बहुत लिमिटेड चीज़ों को ही हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक्सेस देंगे, बिकॉज अगर उससे ज़्यादा अगर दे दिया तो सिक्योरिटी लूपहोल, सिक्योरिटी थ्रेड्स आएंगे, आपके प्रोफाइल का, आपके चैट का जो डिटेल्स या मैसेजेस आप किसी दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं वो आपके प्रोफाइल या आपके परमिशन के बिना, आपके कंसेंट के बिना नेटवर्क के बाहर भी जा सकता है, कोई आपके ऊपर स्पाई भी कर सकता है। दैट इज़ वॉट वी आर ट्राइंग टू से। सो इसके लिए हम लोग बहुत लिमिटेड पार्ट में जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा अगर कॉन्फिडेंशियल या क्रिटिकल पार्ट रहेगा वहाँ पे हम लोग जावास्क्रिप्ट अवॉइड करते हैं, या कोई एक ऐसे सिक्योर वे में यूज़ करते हैं जिससे यूज़र्स के जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर्ड है या यूज़र जो इन्फॉर्मेशन सर्वर पे भेजने का ट्राई कर रहा है उसको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना हो। देन सेकेंड मेजर क्या है, इज इम्प्लीमेंटिंग द सेम ओरिजिन पॉलिसी विच प्रिवेंट्स स्क्रिप्ट्स from accessing data that is used by the scripts from other sites। मेनली यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, जावास्क्रिप्ट जो है आप देखो कि बहुत बार ये होता है मेनली कि जावास्क्रिप्ट पे जो पॉपअप्स आते हैं ना उसके थ्रू वायरस अटैक्स या ऐसे कोई सिक्योरिटी जो आपके सिस्टम के सिक्योरिटी को हैम्पर करते हैं या वीक कर सकते हैं, ऐसे कोई थ्रेटफुल स्क्रिप्ट्स या प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर में लोड हो सकते हैं, एंड दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। सो हम लोग बहुत बार अपने ब्राउज़र में जाके जावास्क्रिप्ट्स या वो जो पॉपअप्स आ रहे हैं उसको ब्लॉक कर सकते हैं। आपके पास ब्राउज़र में ऑप्शन रहता है टू अनब्लॉक या टू ब्लॉक जावास्क्रिप्ट। सो कोई भी वेबसाइट्स पे जो पॉपअप्स आ रहे हैं ना वो पॉपअप्स आने आपको बंद हो जाएंगे। अब वो जो पॉपअप्स आते हैं ना उसका मेन ड्रॉबैक क्या रहता है, कभी कभी अगर मैं अपने वेबसाइट के ऊपर कोई पासवर्ड या कुछ एंटर कर रहा हूँ ना, ये पॉपअप्स अगर मैंने एक्सेस किया और उसके बाद अगर मैं कर रहा हूँ, मतलब बैकग्राउंड में एक प्रोग्राम अभी रन हो गया, क्योंकि जैसे ही मैंने वो जावास्क्रिप्ट के पॉपअप के ऊपर यस और नो कुछ भी अगर क्लिक किया, उसने मुझे जो भी क्वेश्चन पूछा था उसके बेसिस पे, तो कभी कभी आपके कंप्यूटर में ऐसे स्पाई प्रोग्राम्स इंस्टॉल हो जाते हैं जो आपके कंप्यूटर के जो आप कीबोर्ड पे क्या की प्रेस कर रहे हैं ना उसको वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है कि आपने क्या अपना यूज़र नेम एंटर किया, क्या आपने अपना पासवर्ड एंटर किया, वो सारी डिटेल्स किसी के पास बाहर जा सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट जो यूज़ करते हैं ना वो बहुत प्रॉपर वे में यूज़ करते हैं। कहीं पे भी अगर हम लोगों को लगता है कि वल्नरेबिलिटी जनरेट हो रहा है हम लोगों के एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो वहाँ पे हम लोग उसको स्टॉप कर देंगे। सो ये आपका बेसिक सिक्योरिटी वाला पार्ट था, मैंने आपको फिर भी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आई होप आपको समझा रहेगा। नेक्स्ट जो हम लोग के पास पॉइंट है दैट इज जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स। एज वी नो वी हैव मल्टीपल ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स बेसिकली कोई भी एक ऑपरेशन करने के लिए आपको हेल्प करता है, उसको हम लोग ऑपरेटर्स बोलते हैं। और ऑपरेटर्स के साथ में जब आप नंबर अल्फ़ाबेट्स कुछ यूज़ करते हैं उसको हम लोग ऑपरेंड बोलते हैं। सो अगर मैं बोलता हूँ जैसे इफ़ आई राइट इट हियर लाइक वी हैव नोटपैड हियर, अब अगर इसमें मैं ऐसा लिखता हूँ कि 2+2, तो यहाँ पे ये जो 2 जो मैंने लिखा है यहाँ पे दोनों साइड पे, दिस आर कॉल्ड एज ऑपरेंड्स। ये दो ऑपरेंड्स है, और ये जो प्लस साइन है दैट इज एन ऑपरेटर। ठीक है, आई कैन ऑल्सो राइट इट लाइक
2 प्लस प्लस। सो अब देखो यहाँ पे आपके पास एक ऑपरेटर है दैट इज प्लस, दैट्स वन ऑपरेटर, एंड दो ऑपरेंड्स है। मतलब सेंटर में आपके पास एक ऑपरेटर है और लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड पे ऑपरेंड्स है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो ये सेंटर में जो ऑपरेटर है उसके हिसाब से कोई तो एक ऑपरेशन परफॉर्म होगा ऑन लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड ऑफ एन ऑपरेंड। तो यहाँ पे मुझे फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही ऑपरेंड है और एक ऑपरेटर है, बराबर है, प्लस वाला, प्लस प्लस वाला, दैट इज वन ऑपरेटर। मतलब यहाँ पे ऊपर वाले जैसा सिचुएशन नहीं है। तो इसको अगर मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, इसका मतलब क्या है, 2 इक्वल टू 2 प्लस 1, बराबर है। सो 2 प्लस 1 कितना होगा, 3 होगा। ये मेरा आंसर आना चाहिए इसके लिए, और वो हमेशा इंक्रीमेंट होते रहेगा। सो ये जो है हम लोगों का, ये आंसर क्या देगा मुझे, 3 आंसर देगा। अब ऊपर वाला जो पार्ट है ना, इसको मैं बोलता हूँ बाइनरी ऑपरेटर, और इसको मैं बोलूँगा यूनरी ऑपरेटर। ठीक, सर यस। सही, यूनिनरी वाला बताओगे सर वापस? यूनरी मतलब एक ऑपरेंट रहता है और एक ऑपरेटर रहता है, उसको यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। जहाँ पे ये एक ही ऑपरेंड है और उसके बाजू में मैंने कोई तो एक ऑपरेटर लिखा है ना, प्लस प्लस, तो प्लस प्लस का मतलब क्या होगा, जो भी वैल्यू है उसमें वो +1 ऐड कर देगा, उसको यूनरी बोलते हैं। एंड ओके सर। में 2 ऑपरेंड्स रहेंगे, उसको बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 माइनस माइनस भी लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब क्या रहेगा, जो भी वैल्यू है उसमें से वो एक एक माइनस करते जा रहे हैं। सो जब एक ही ऑपरेंड और एक ऑपरेटर रहता है, दोज आर कॉल्ड एज यूनरी ऑपरेटर, जो खुद ही खुद के ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन फॉलो करता है। एंड बाइनरी ऑपरेटर मतलब लेफ्ट और राइट साइड पे आपके ऑपरेंड्स रहेंगे, ऑपरेंड्स, बराबर है, दिस आर कॉल्ड एज ऑपरेंड्स। सो आई कैन से लेफ्ट, यहाँ पे एक ऑपरेंड है मेरे पास, देन ये मेरा सेंटर पार्ट है, यहाँ पे ऑपरेटर होगा, एंड अगेन उसके बाद में मेरे पास ये राइट साइड है, अगेन उसमें क्या रहेगा, ऑपरेंड होगा। ठीक है। सो इन सेंटर सपोज यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से हम लोग आते हैं, तो सपोज यहाँ पे मेरे पास एक ऑपरेटर है, सॉरी ऑपरेंड है, देन यहाँ पे मेरे पास एक ऑपरेटर है, एंड अगेन मेरे पास यहाँ पे एक ऑपरेंड है। सो ये आपका बाइनरी टाइप हो गया। नोट इट डाउन दिस, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। सो आई होप ऑपरेटर वाला कंसेप्ट सबको समझ में आ गया। नाउ मेनली 2 टाइप के रहते हैं और उसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। अभी तो वो क्या कैटेगरीज होते हैं वो समझते हैं हम लोग। नॉर्मली आपको क्या याद रखना है, एक ऑपरेंड है और एक ऑपरेटर है, उसको यूनरी बोलते हैं। 2 ऑपरेंड्स है, सेंटर में कोई एक ऑपरेटर है, इसको बाइनरी बोलते हैं, बराबर है। अब उसके अंदर आप अगर और डिफ्रेंशिएशन अगर देखेंगे, सो वी हैव समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, 10 + 20, कौन से टाइप का ऑपरेटर है, ये बाइनरी है। लेकिन उसको अगर हम लोग और कैटेगराइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्लस अगर मैंने जो ऑपरेटर यूज़ किया है वो आपका होगा अरिथमेटिक टाइप का होगा। सो मेनली अगर आप देखेंगे तो 2 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, यूनरी एंड बाइनरी। लेकिन उसके अंदर वापस सब कैटेगराइजेशन जो होता है वो वापस अलग अलग नाम आपको यहाँ पे मिलते हैं। जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर, तो 4 टाइप के आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स रहेंगे। यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से रहेंगे, 4 रहेंगे, प्लस, माइनस, फॉरवर्ड स्लैश मतलब डिवाइड, स्टार मतलब मल्टीप्लाई। देन उसके बाद में यहाँ पे आपके पास ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, एंड यहाँ पे आपने कभी ऐसा साइन देखा रहेगा, नॉट इक्वल टू, एक्सक्लेमेशन साइन एंड इक्वल टू, दैट इज नॉट इक्वल टू। या फिर आप ऐसे भी बहुत बार देख सकते हैं, ये दोनों सेम है। ये आपके कंपैरिजन ऑपरेटर हो गए। मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर कैसे काम करेगा, इफ आई राइट 5 एंड दिस साइन, तो मतलब क्या है, मेरे पास सेंटर में एक ऑपरेटर है और लेफ्ट एंड राइट साइड 2 ऑपरेंड्स है। तो ये क्या कर रहा है, वो दोनों के ऊपर कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो 5 इज ग्रेटर देन 3, इफ ट्रू तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स वो फॉल्स रिटर्न करेगा। सो ये वे में आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स काम करते हैं। देन लॉजिकल ऑपरेटर्स रहते हैं, एंड और नॉट, ऐसे आपने सुने रहेंगे। सो एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोग ये ऑपरेटर्स हैं,
सो आपके प्लस ऑपरेटर एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन कैसे काम करेंगे वी ऑल नो, तो ये मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मॉड्यूलस ऑपरेटर रहता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर रिमाइंडर जो है वो आपको रिटर्न करता है। तो यहाँ पे अगर मैं 20% साइन 10 20 मोड 10 अगर रिटर्न करता हूँ, तो जब मैं ये दो नंबर्स का डिवीजन करता हूँ तो रिमाइंडर अगर क्या आ रहा है वो रिमाइंडर यहाँ पे रिटर्न करेगा वो। देन ये इंक्रीमेंट, प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर रहता है, माइनस माइनस मतलब डिक्रीमेंट ऑपरेटर रहता है। तो अगर मैं यहाँ पे मेरा सपोज एक वेरिएबल है ए जिसमें 10 वैल्यू है और उसको अगर मैं लिखता हूँ ए प्लस प्लस, तो क्या होगा ए के अंदर हमेशा +1 ऐड होते जाएगा, और ए माइनस माइनस लिखूंगा तो ए के अंदर ए में से 1 माइनस होते जाएगा, ये वे में चलेगा। देन नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू एंड आइडेंटिकल, इक्वल एंड सेम टाइप, दो वे में हम लोग चेक करते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास सर्टन ऑपरेटर्स यहाँ पे दिए। सो सर्टन ऑपरेटर्स में डबल इक्वल टू मतलब इक्वालिटी ऑपरेटर बोलते हैं हम लोग। तो अगर दो नंबर्स को अगर मुझे वेरीफाई करना है, दो वैल्यूज़ को अगर मुझे वेरीफाई करना है, तो मैं इक्वालिटी ऑपरेटर यूज़ करता हूँ। सपोज़ अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सपोज़ आपका ये पासवर्ड है, पासवर्ड इक्वल टू ABC बराबर है। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल का नाम है पासवर्ड, ठीक है, जिसके अंदर वैल्यू डाला ABC। अभी मैं एक न्यू वेरिएबल बनाता हूँ न्यू पासवर्ड नाम का, जिसके अंदर मैंने वैल्यू डाला ABC। अब मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ वेदर pass1 इज इक्वल टू न्यू पासवर्ड और नॉट। इफ येस देन अलाउ लॉगिन, एल्स डोंट अलाउ लॉगिन। सो ये वे में इक्वालिटी ऑपरेटर वर्क करता है। तो फर्स्ट वेरिएबल और सेकेंड वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको मैच करेगा। नाउ पासवर्ड में अगर मैं बोलता हूँ मेरा पासवर्ड स्मॉल ABC है और आप A कैपिटल एंड BC स्मॉल डालोगे तो वो पासवर्ड रॉन्ग बताएगा, बिकॉज पासवर्ड बहुत ज़्यादा केस सेंसिटिव होता है। सो यहाँ पे वो इक्वालिटी नॉट इक्वल टू नॉट इक्वालिटी ऑपरेटर, नॉट इक्वालिटी ऑपरेटर सेम वे में काम करेंगे। मैं यहाँ पे बताऊँगा इफ़ दिस इज़ नॉट इक्वल टू, मतलब पासवर्ड वेरिएबल का वैल्यू एंड न्यू पास का वैल्यू अगर इक्वल नहीं है then this will return true, else this will return false। greater than, less than, greater than, equal to, less than, equal to, बेसिक से ऑपरेशंस है। तो आई होप ये तो बहुत सिंपल से ऑपरेशंस है, आपको इतना तो पता चला रहेगा, सिंपल है ये। उसके बाद में वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज next we have is bitwise operators। okay, so bitwise operators के पहले we can just try one two programs on these operators। okay, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। as you can see everyone, ये वाला एक जो टेबल है ये नोट कर लो, उसके बाद में हम लोग प्रोग्राम ट्राई करेंगे। फर्स्ट क्या बोल रहा है 1 इक्वल टू 1, मतलब अगर दोनों का वैल्यू अगर सेम है, दोनों नंबर्स अगर सेम है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। एज यू कैन सी रिजल्ट में ट्रू रिटर्न होगा। देन अगर मैं नंबर को, आप देखोगे अगर हम लोग सिंगल कोट्स में अगर नंबर लिखते हैं ना दैट इज अ स्ट्रिंग। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर है और यहाँ पे 1 जो है वो स्ट्रिंग है, यहाँ पे ये इंटीजर है इसका टाइप, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो वो टाइम पे वो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ 1 इज नॉट इक्वल टू 2 तो ट्रू रिटर्न करेगा। इफ 1 इज नॉट इक्वालिटी ऑपरेटर, डबल इक्वल टू मतलब इक्वालिटी ऑपरेटर, और उसके साथ अगर मैं स्ट्रिंग में 1 लिखता हूँ कोट्स में, मतलब ये नंबर जो है ये अभी इंटीजर वैल्यू नहीं रहा, ये स्ट्रिंग वैल्यू हो गया, तो वो टाइम पे भी वो ट्रू रिटर्न करेगा, बिकॉज दिस 1 एंड ये स्ट्रिंग वाला 1, ये इंटीजर 1 एंड ये स्ट्रिंग 1 आर नॉट इक्वल। देन बाकी के तो ऑपरेशन सेम ही है। नोटेड डाउन दिस टेबल क्विकली। सो वंस वी हैव नोटेड डाउन दिस, अब मैं आपको एक प्रोग्राम देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। एक छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। ये सेम मैं बाद में आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। सो यहाँ पे देखो एक वेरिएबल बनाया है x, उसके अंदर वैल्यू हम लोगों ने क्या डाला है 5। कंपैरिजन ऑपरेटर्स काम कैसे करेंगे वो देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे देखो सिंपल सा प्रोग्राम है, ये तो सिर्फ आपने हेडिंग दिया हुआ है। पैराग्राफ टैग में हम लोगों ने खाली ऐसे ही टाइम पास मैसेज लिखा है,
ये जो यहाँ पे दिख रहा है वो, ये आपका हेडिंग है जावास्क्रिप्ट कंपैरिजन। उसके बाद में पैराग्राफ टैग, उसका आईडी हम लोगों ने दिया है यहाँ पे डेमो। स्क्रिप्ट टैग चालू किया हम लोगों ने, बॉडी में लिख रहे हैं, देखो HTML के बॉडी पार्ट में हम लोग स्क्रिप्ट टैग लिख रहे हैं। उसके अंदर हम लोगों ने एक वेरिएबल क्रिएट किया var कीवर्ड यूज करके, x = 5 डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। तो गेट एलिमेंट बाई ID, कौन सा एलिमेंट पे आपको रिजल्ट डिस्प्ले करना है उसका ID। तो पैराग्राफ टैग का ID हम लोगों ने यहाँ पे लिया, देखो डेमो, देन इनर HTML, और उसके आगे हम लोगों ने क्या लिखा, वेदर x = 8 और नॉट। x = मतलब इक्वालिटी ऑपरेटर। तो यहाँ पे x के अंदर आपका वैल्यू क्या है, 5 है, और यहाँ पे आप x को कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ में, 8। तो x के अंदर का वैल्यू और ये नंबर अगर सेम है तो रिजल्ट में ट्रू रिटर्न होगा, एल्स रिजल्ट में फॉल्स रिटर्न होगा। तो सपोज अगर मैं यहाँ पे ये पैराग्राफ को मैं सपोज यहाँ पे H2 हेडिंग टैग में डाल देता हूँ, ठीक है, H2 एंड यहाँ पे H2 क्लोज होगा एंड रन। सो ये देखो यहाँ पे ये फॉल्स आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे इसका वैल्यू अगर 8 करता हूँ एंड अगेन रन करते हैं, सो ये देखो ये वैल्यू ट्रू आ गया, सिंपल है। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये वाला। सो अब देखो इसमें हम लोग क्या बता रहे हैं, जैसे हम लोगों ने पहले भी समझा, ऊपर का प्रोग्राम तो पूरा सेम है। x में हम लोगों ने वैल्यू क्या ऐड किया, 5, गेट एलिमेंट बाय ID, पैराग्राफ टैग का हम लोगों ने ID यहाँ पे मेंशन किया, इनर HTML = x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे वो क्या बता रहा है, x का वैल्यू जो है वो क्या है। अगर यहाँ पे मैं इसको वैल्यू को अगर मैं सपोज यहाँ पे 6 करता हूँ एंड रन करूँगा, सो देखो यहाँ पे आपको क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं 5 करता हूँ तो वैल्यू क्या आ रहा है, आपको ट्रू आ रहा है। तो ये सेम वे में आपको ये सारे जो ऑपरेटर्स है यहाँ से ये ट्राई करना है। सो बुलियन ऑपरेटर्स भी यहाँ से, सर हाँ बोलो। सर आपने इक्वल टू और सर वो दूसरा जो बताया था आपने, मतलब इक्वल टू वाला स्ट्रिंग हाँ वाला, हाँ, तो उसमें फर्क है सर, एक बार बताओगे सर। ये वाले में हाँ सर, ये इक्वल टू है, अपने ऊपर वाला पता है, वो समझा एक सर। मिनट, ये हाँ उसमें ठीक है, देखो वापस देखते हैं हम लोग ये वाला और ये वाला, ठीक है। इसमें इसमें हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, x के अंदर जो वैल्यू है वो 5 ही है क्या, ये हम लोग चेक कर रहे हैं, डबल इक्वल टू, ठीक है। सिंगल इक्वल टू को हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखो ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है, सिंगल इक्वल टू मतलब राइट साइड का जो वैल्यू है वो लेफ्ट साइड के वेरिएबल में असाइन हो गया। x = 5 लिखा मतलब 5 जो है वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, x के अंदर। इसके लिए हम लोग सिंगल इक्वल टू यूज करते हैं। डबल इक्वल टू को इक्वालिटी ऑपरेटर बोलते हैं हम लोग। इसका मतलब क्या रहेगा, x वेरिएबल के अंदर वैल्यू और यहाँ पे लिखा हुआ वैल्यू अगर सेम है तो इट विल रिटर्न ट्रू, एल्स इट विल रिटर्न फॉल्स। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने इक्वालिटी ऑपरेटर रन किया तो उसने क्या बताया कि हाँ यहाँ पे ये जो 5 है वही सेम 5 यहाँ पे भी है, तो दैट मीन्स इट्स ट्रू। लेकिन जब अगर हम लोग ट्रिपल इक्वल टू यूज़ करेंगे तो वो ये भी चेक करता है कि यहाँ पे ये जो 5 है ये नंबर है, इंटीजर वैल्यू है, और यहाँ पे ये जो 5 लिखा है ये डबल कोट्स में हम लोगों ने 5 लिखा है, दैट इज अ स्ट्रिंग वैल्यू। तो वो टाइम पे यहाँ पे वो फॉल्स रिटर्न करता है एज अ रिजल्ट। दैट इज द मेन डिफरेंस ऑफ डबल इक्वल टू। डबल इक्वल टू में वो क्या चेक करता है कि x के अंदर जो वैल्यू है और यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो सेम अगर है तो ट्रू रिटर्न करेंगे। बाद में वो यहाँ पे ये नहीं देखता है कि यहाँ पे ये जो 5 है ये 5 बेसिकली नंबर है, इंटीजर वैल्यू है, और यहाँ पे ये जो 5 है ये हम लोगों का स्ट्रिंग वैल्यू है, डबल कोट्स में आपने डाला। रिमेंबर डबल कोट्स में जब आप कोई एक स्ट्रिंग वैल्यू भी डालते हैं ना तो वो भी एज अ स्ट्रिंग हो जाता है। सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डबल कोट्स में, इसको अगर मैं डबल कोट्स में डालता हूँ, देखो 5 को मैंने डबल कोट्स में डाला, ठीक है, एंड उसके बाद में मैं यहाँ पे वापस
ओके, इसको मैं करता हूँ y, एंड फाइनली मैं सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x प्लस y एंड रन करते हैं। सो देखो यहाँ पे आपको आंसर क्या आया, 55 आया। एक्चुअल में आंसर क्या आना चाहिए, 5 + 5 अगर मैं करता हूँ, वेरिएबल x के अंदर वैल्यू 5 है, वेरिएबल y के अंदर वैल्यू 5 है, तो अगर मैं 5 + 5 करूँगा तो वैल्यू 10 मिलना चाहिए। लेकिन वो 10 कब मिलेगा, जब आप नंबर पे ये सेम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। अगर आप ये ऑपरेशन अगर आप स्ट्रिंग पे अप्लाई कर रहे हैं तो स्ट्रिंग सिर्फ ज्वाइन होता है। अगर यहाँ से मैं ये डबल कोट्स निकाल देता हूँ और फिर अगर मैं ये रन करूंगा, सो यहाँ पे आंसर देखो 10 आया। सो दैट इज अ डिफरेंस कि आप अगर नंबर को एज अ नंबर कंसिडर कर रहे हैं या डबल कोट्स में डाल के आप उसको स्ट्रिंग बना रहे हैं। तो अगर मैं इसको स्ट्रिंग बना दूंगा तो मेरा आंसर जो है वो 55 आएगा। दैट इज 5 एंड 5 ज्वाइन होके बताएगा। और अगर मैं 5 एडिशन करना है तो मुझे उसको एज अ नंबर ही रखना पड़ेगा। सो दैट इज द मेन डिफरेंस। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि जब अगर मैं यहाँ पे यस ये हटा देता हूँ, स्टार्टिंग का जो हम लोग का प्रोग्राम था वही रखता है। यहाँ पे ये नंबर 5 था और यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे थे 5 इक्वल टू सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में 5। सपोज डबल कोट्स यहाँ पे रखता हूँ, तो वो टाइम पे यहाँ पे वो क्या रिटर्न कर रहा था, ट्रू रिटर्न कर रहा था। मतलब उसने क्या देखा, x के अंदर भी 5 है और यहाँ डबल कोट्स में भी 5 है, तो वैल्यू सेम आया। लेकिन उसने ये डिफरेंस नहीं देखा यहाँ पे कि ये जो 5 है ये इंटीजर वैल्यू है और ये जो 5 है ये स्ट्रिंग वैल्यू है। लेकिन वो डिफरेंस आप ट्रिपल = में इजीली देख सकते हो। तो ट्रिपल = में हम लोगों ने क्या देखा, ये 5 जो है ये इंटीजर वैल्यू है और ये जो 5 है भले वैल्यू सेम है, मतलब दोनों में 5 ही है, लेकिन ये 5 स्ट्रिंग है और ये 5 इंटीजर है। इसके लिए उसने रिजल्ट क्या रिटर्न किया, फॉल्स, बिकॉज दिस टू वैल्यूज आर नॉट सिमिलर और नॉट सेम। I hope this is clear to each and every one of you. Anyone, any doubts? Anyone? Hello? Anyone? Doubt है किसी को भी, बताओ जल्दी से। नो सर। Okay. ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, ये जो भी ऑपरेटर्स हम लोगों ने देखे हैं, ये ऑपरेटर्स के एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। W3 स्कूल्स पे हम लोग देखो, W3 स्कूल्स पे जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स वाला पार्ट है, कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। मैं आपको चैट बॉक्स में इसका लिंक पेस्ट कर देता हूँ। ये सेम एग्जाम्पल्स आपको यहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, सो दैट आगे के लेक्चर्स में आपको थोड़ा और बेटर समझ में आए। सर अभी मतलब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, उसके बेस के ऊपर आपको मतलब ये इसका हेल्प लेके, यहाँ पे जो प्रोग्राम्स है उसका हेल्प लेके मैं आपको जो क्वेश्चन दूंगा वो आपको सॉल्व करना है। ओके सो देखो, अभी लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या रहता है, ऑलरेडी हम लोग को पता है, एंड, और, एंड नॉट। ये आपके 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स रहते हैं। कैसे वर्क करेंगे, एंड ऑपरेटर अगर दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स इट विल रिटर्न फॉल्स। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला है, मेरे पास देखो ये 2 वेरिएबल्स है x एंड y, एक में वैल्यू 6 है, एक में वैल्यू 3 है। अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, x शुड बी लेस देन 10 एंड y शुड बी ग्रेटर देन 1, एंड सेम वे x शुड बी लेस देन 10 एंड y शुड बी ग्रेटर देन 1। तो अगर ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू रिटर्न होगा, अगर दोनों कंडीशन अगर करेक्ट है तो ट्रू रिटर्न होगा, एल्स इट विल रिटर्न फॉल्स। सो यहाँ पे हम लोग वही देख रहे हैं। यहाँ पे यहाँ पे कंडीशन अलग है, x लेस देन 10 होना चाहिए एंड y ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो y देखो ग्रेटर देन 1 है, दैट इज 3, एंड x क्या है, लेस देन 10 है, 6 जो है वो 10 से कम है। देन सेकेंड कंडीशन में हम लोग क्या बोल रहे हैं, x लेस देन 10 है और y लेस देन 1 होना चाहिए, तो वो ट्रू नहीं हो रहा है क्योंकि y का वैल्यू 1 से कम नहीं है, 1 से ज़्यादा है। अगर यहाँ पे y का वैल्यू अगर मैं 0 करूँगा ना, तो यहाँ पे आप देखो ये जो रिजल्ट है ना, ये दोनों ट्रू हो जाएंगे, बराबर है।
ये देखो ये ट्रू हो गया लेकिन ये वाला फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हो गया? बिकॉज यहाँ पे आप देखो y शुड बी ग्रेटर देन 1, तो 0 जो है वो ग्रेटर देन 1 नहीं है, इसके लिए एक ट्रू हो गया एक फॉल्स हो गया। सो बेसिकली एंड ऑपरेटर में क्या रहता है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ यूजर नेम पासवर्ड, अगर यूजर नेम पासवर्ड बोथ आर ट्रू तो ही आपका वैल्यू जो है, तो ही आपको लॉगिन मिलेगा। अगर दोनों में से एक भी अगर फॉल्स रहेगा तो आपका एंड रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। सो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं, एंड पासवर्ड एंड यूजर नेम एंड पासवर्ड बोथ शुड बी ट्रू, तो ही आपका रिजल्ट ट्रू आएगा, तो ही आपको अकाउंट एक्सेस मिलेगा, एल्स अकाउंट एक्सेस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे और ऑपरेटर, तो और ऑपरेटर में क्या रहता है, कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो आंसर मेरा ट्रू आता है। सपोज यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या लिखा है, एक वेरिएबल में वैल्यू 6 है, दूसरे में 3 है, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 5, तो ये दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, इसके लिए आंसर फॉल्स आया। दूसरे में हम लोगों ने क्या लिखा है, x के अंदर वैल्यू 6 है, तो x इक्वल टू 6, मतलब अगर x का वैल्यू और 6 दोनों अगर सेम है तो ट्रू रिटर्न करेगा, और l और y का वैल्यू अगर 0 है तो ट्रू रिटर्न करेगा। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वाले पार्ट के लिए देखो आपका क्या रिटर्न हुआ, ट्रू रिटर्न हुआ, क्योंकि y वाला वैल्यू, y के अंदर वैल्यू 3 है, यहाँ पे वैल्यू आप कंपेयर किससे कर रहे हैं? 0, तो y वाला कंडीशन जो है वो तो ट्रू रिटर्न नहीं हुआ, लेकिन x वाला तो सेटिस्फाई हुआ, इसके लिए उसने ट्रू रिटर्न किया। देन सेम वे ये वाला कंडीशन अगर आप देखेंगे तो क्या है, x का वैल्यू अगर 0 है तो ट्रू रिटर्न करो, और y का वैल्यू अगर 3 है तो ट्रू रिटर्न करो, तो दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है देन दिस विल रिटर्न ट्रू। सेम वे यहाँ पे भी सेम पैटर्न होगा। देखो अब यहाँ पे तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि x का वैल्यू 6 है जिसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ वेदर द x वैल्यू इज 6 और नॉट, y का वैल्यू 3 है उसको भी मैं कंपेयर कर रहा हूँ ये वाले पार्ट के साथ में। सो यहाँ पे तो ये दोनों ट्रू ही हम लोगों को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे तो कोई इश्यू नहीं है। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आ गया, आप नोट कर लो इसको, ये वाले प्रोग्राम को नोट कर लो, देन हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं।